तथा इन ग्राम पंचायतों में 42 ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित है। शेष 8 ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्माण प्रस्ताव प्राप्त होने पर कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से श्री देवेंद्र सिंह, देवी सिंह शेखावत, बोलिए। प्रश्न संख्या 77। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 77। पूछे। प्रश्न बोलो। प्रश्न पूछो ना। विधानसभा क्षेत्र बानसूर की नवगठित नगर पालिका नारायणपुर हेतु स्वीकृत बजट कब तक जारी कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें। अरे पूरक प्रश्न पूछो, पूरक प्रश्न पूछो। नवगठित नगर पालिकाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें। राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि समस्त नगरीय निकायों को नियमानुसार हस्तांतरित की जाती है। नगर पालिका नारायणपुर का गठन वित्तीय वर्ष 24-25 में दिनांक 9/10/24 को हुआ है। इस अवधि में गठित नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खाते खोले जाने की स्वीकृति वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से स्वीकृति उपरांत राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि में से निकाय की राशि उनके निजी निक्षेप खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। खंड 2, नवगठित नगरपालिका नारायणपुर के संचालन हेतु अधिशासी अधिकारी पद पर कार्य करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बानसूर को अधिकृत किया जा चुका है। अन्य नवगठित नगरपालिकाओं में पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर वित्त विभाग द्वारा समीक्षा के सुझाव हेतु टिप्पणी कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित किए जाएंगे। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर पद सृजन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से पद स्थापन कर दिया जाएगा। ठीक है। सदस्य, माननीय सदस्य श्री बाल मुकुंदाचार्य, प्रश्न संख्या 78। पूरे प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपशासन माननीय सदस्य ने सही कहा है। इसके लिए उपशासन सचिव गृह ग्रुप 5 विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार जयपुर शहर में विशेष आयोजनों व पीक आवर्स के दौरान यातायात का दबाव बढ़ जाता है। यातायात दबाव वाले स्थानों पर यातायात पुलिस द्वारा अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाकर यातायात व्यवस्था कराई जाती है। जयपुर शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार MVT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से मोटरयान अधिनियम 1968 एवं से पठित नियमों के उल्लंघन करने पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध सुसंगत प्रावधानानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध वाहनों पर वर्ष 2024 में परिवहन विभाग द्वारा 7,183 चालान व यातायात पुलिस द्वारा 2,55,129 चालान कर कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जयपुर शहर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उपक्रमों में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जीपें लगी हुई है या गाड़ियां लगी है, वह बड़ी बड़ी नेम प्लेट लगा रखी है जिनमें किसी भी JDA, उड़न दस्ता RTO, उड़न दस्ता विद्युत निगम आदि लिखा रहता है। नीली बत्ती भी लगी है, कईयों में लाल बत्ती आज भी लगा के घूम रहे हैं। क्या वह सब गाड़ियां जो अवैध रूप से आवागमन कर रही है या सवारियां ढो रही है, क्या उनकी भी कभी जांच की गई है? दूसरा मेरा निवेदन है, जोमनेर रोड, अजमेर रोड, फुलेरा इत्यादि आदि से मजदूर काफ़ी संख्या में प्रतिदिन आते हैं और प्राइवेट जिन वाहनों पर वो आते हैं वो लटकते हुए आते हैं, गिरते पड़ते आते हैं, दुर्घटनाएं भी घट जाती है। क्या परिवहन विभाग ने इस पर विचार किया है कि वो जो ग्रामीण क्षेत्रों से जिस प्रकार से सुबह और शाम भारी तादाद में मजदूर आता है, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए कि सुबह शाम में वह
मजदूर आदमी सुरक्षित आ जा सके अपने घर व्यापार में। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात पुलिस के द्वारा जाब्ता लगाया जाकर व्यवस्था सुनिश्चित पाया है, काफी लोग उसके लिए आज भी प्रश्न में परेशान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जो वो पूछो। जो ये बसों की व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, हमारे शासन विभाग से बसें लगी हुई है और वहाँ से मजदूर आते जाते हैं और दुर्घटना में जो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करके निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाए। श्री कालूराम। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 79। माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधानसभा क्षेत्र डग में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक श्रेणी के 524 और व्यक्तिगत श्रेणी के 290 कार्य स्वीकृत किए गए और विवरण परिशिष्ट 1 पर है और विवरण परिशिष्ट 2 पर है। श्री हरि, अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसी पंचायत में मात्र 1 काम स्वीकृत है, किसी पंचायत में मात्र 2 काम स्वीकृत है, तो क्या साल भर में 1 काम पे पूरे लेबर लग सकती है क्या? किसी काम में 20 काम स्वीकृत है, किसी पंचायत में 2, तो क्या साल भर में पूरी लेबर लग सकती है? नंबर 2, एक आपने व्यक्तिगत कार्य मात्र 6 पंचायतों में स्वीकृत किए हैं, उनमें से अधिकतर वाटरशेड के 20-20 हज़ार के काम है। व्यक्तिगत काम सारी पंचायतों से 500-500, 400-400 काम आए हुए हैं, तो ये क्यों स्वीकृत नहीं किए? किस कर्मचारी, किस अधिकारी की गलती के कारण से स्वीकृत नहीं हुए? तो ये इसका जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक ऐसा कानून है जिसमें श्रम रोजगार की गारंटी दी जाती है। उसके अधिनियम और प्रारंभिक उद्देश्य मजदूरी और रोजगार को बढ़ाना है। आपने मैंने बताया कि पहले जैसे भवानी मंडी और भवानी मंडी में और पंचायत समिति डग, इस दोनों पंचायत समितियों में जिस तरह के जो काम किए गए हैं, उसमें मैं विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सबसे अच्छा काम अगर कहीं हो रहा है तो डग विधानसभा में हो रहा है। उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और सार्वजनिक श्रेणी के 524 काम और व्यक्तिगत श्रेणी के 290 काम जो हो रहे हैं उसके लिए, और इसी तरह से आज पूरे जिले में मैं समझता हूँ कि 84.89 लाख जॉब कार्ड है, उसमें जो एक्टिवता के साथ में जो मजदूरी दी जा रही है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री हरि सिंह रावत। संख्या 10 पूछे। जी हाँ, दिनांक 16 क्वेश्चन आ चुका है। मैं पूरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कार्यालय पंचायत समिति देवगढ़ के पत्रांक 980 दिनांक 14/24 के आधार पर राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 का अधिनियम संख्या 21 की धारा 6 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुस्तकें क्रय की गई। खंड 2, पंचायत समिति के राजकीय विद्यालयों हेतु नन्हे बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभाव से दूर करने तथा पुस्तकों के प्रति अभिरुचि विकसित करने के लिए एवं नन्हे बच्चों के ज्ञान और मनोरंजन हेतु पूरे प्रश्न का उत्तर देना है। पुस्तकें भेजी गई। आई नहीं, वो पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। खंड 3 बताया गया कि साधारण सभा एवं वित्त समिति से अनुमोदन किया गया, जबकि उक्त समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक कार्रवाई के साइट में करवाए गए, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पुस्तकों का विषय सदस्यों के समक्ष रखा ही नहीं गया। दूसरा, विभाग का आदेश पत्र क्रमांक दिनांक 23/1/2024 व 29/10/2024 के अनुसार सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक कार्रवाई के अंत में करवाए होते हैं, जो नहीं कराए जाने चाहिए, जिसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, खंड 4
बताया गया कि पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने का प्रावधान है, जबकि जिन विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध कराई गई उन विद्यालयों में ज़्यादातर विद्यालयों में पुस्तकालय है ही नहीं। फिर क्या वो स्वीकृति कैसे की, कैसे पुस्तकें की आपूर्ति की गई? और साथ साथ ही आप जिस नियम का हवाला दे रहे हैं उसमें यह भी आवश्यक है कि क्रय कमेटी का गठन करके विभिन्न एजेंसियों से कोटेशन लेकर ही वस्तुएं क्रय की जा सकती है, जबकि इसमें बिना क्रय कमेटी के गठन के पुस्तकें क्रय की गई है और नियमानुसार क्रय की जाने वाली पुस्तकें किसी राज्य अथवा राज्य स्तर से पुस्तक उन्हें यह क्रय किया जा सकता है। उक्त पुस्तकों में एक भी पुस्तक पुरस्कृत नहीं है। अरे सब एक साथ मत पूछो, दो दो करके पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा जो मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। और हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या 81। अध्यक्ष महोदय, राज्य के भूजल संसाधनों की नवीनतम आकलन रिपोर्ट वर्ष 2024 के अनुसार राज्य के 295 पंचायत समितियों तथा 7 शहरी क्षेत्रों कुल 302 इकाइयों का आकलन किया गया था, जिसमें 214 इकाइयाँ अतिदोही, 27 इकाइयाँ संवेदनशील, 21 इकाइयाँ अर्ध संवेदनशील, 37 इकाइयाँ सुरक्षित तथा 3 इकाइयाँ लवणीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत की गए एवं राज्य की भूजल दोहन की दर 149.86% रही। जिलेवार प्रशिष्ट एक पर संलग्न है। जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान भीलवाड़ा में भूजल स्तर बढ़ाने और वर्षा जल संरक्षण करने के लिए जल ग्रहण विकास एवं भूजल संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से राजीव गांधी जल संचय योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जल शक्ति अभियान व वर्षा जल संग्रहण के तहत फार्म पौंड, जल संरक्षण संरचनाएं, परकोलेशन टैंक, संकन टैंक, एनीकट आदि का निर्माण पुनरोद्धार में विधानसभा क्षेत्रवार व्यय की राशि का विवरण निम्न प्रकार है। विधानसभा क्षेत्र आसीन में 32.52 लाख रुपए की लागत से 31 कार्य, विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में 164 लाख रुपए की लागत 117 कार्य, विधानसभा क्षेत्र मांडल में 71.12 लाख रुपए की लागत से 49 कार्य, विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में 60.13 लाख रुपए की लागत से 27 कार्य, विधानसभा क्षेत्र साड़ा में 198 लाख रुपए की लागत से 154 कार्य, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में 149 कार्य। उक्त योजनाओं के साथ कुल राशि 686.24 लाख के कुल 567 कार्य 40 संवेदकों द्वारा संपादित कराए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र व्यय की विवरण राशि विस्तृत पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी से बाहर निकालने हेतु भूजल क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूं और आपके माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रश्न पूछ रहा हूं सर। मेरे भीलवाड़ा जिले में 5 पंचायत समिति का वाटर लेवल कम है, बनेड़ा, हुडा, मांडल, रायपुर, शाड़ा। इसमें माननीय मंत्री जी काम कराने का विचार रखते हैं क्या? और दूसरा साथ में प्रश्न है मेरा, इन्होंने 1 वर्ष में हमारी राजस्थान सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास कार्य कराएं। आसीन, बिजोलिया, जहाजपुर, कोटड़ी, मांडलगढ़, शाहपुरा, सुहाना, इन 7 पंचायत समितियों का भूजल स्तर बढ़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाकी शेष पंचायत समितियों में जल स्तर बढ़ाने के लिए आप कार्य कराएंगे क्या? अगला प्रश्न श्री सुरेश गुजर। अच्छा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की वास्तव में जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर भूजल स्तर गिरता जा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल भूजल योजना चालू करी। उसमें भीलवाड़ा जिले में जाजपुर नहीं था, उसके लिए पूरे राजस्थान में
क्योंकि जितना हमारा रिचार्ज होता है उससे 150% ज़्यादा दोन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरे राज्य के हर ब्लॉक को इसमें जोड़ने के लिए हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है। वहाँ से परमिशन आने के बाद में हम जाजपुर को भी जोड़ेंगे। इसके साथ साथ भू संरक्षण से यहाँ जो भी योजनाएं जो भी माननीय सदस्य देंगे, भू संरक्षण विभाग कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, बाकी उनसे निवेदन करके इनका काम कराया जाएगा। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश गुजर, श्री सुरेश गुजर, श्री सुरेश गुजर, श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 83 पढ़ना है जवाब बोलो। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य की कर क्रय विक्रय सहकारी समितियों में हुए निर्णित कथित गबन व अनियमितताओं के प्रकरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, उक्त घोटालों में दोषी पाए गए अधिकारियों, कार्मिकों एवं फर्म के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इस बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस के राज में जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुए आपके विभाग में, उनकी जांच करवाई और उनको दंडित कराने का काम आप कर रहे हैं। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने 1 साल के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करवाई है और कितने लोगों को आपने जांच करा के दोषी पाया है, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। हम संवेदनशील रहते हुए पारदर्शी तरीके से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विभाग में पिछले 1 साल में कई गंभीर शिकायतों, अनियमितताओं और गंभीर प्रकरणों में संबंधित पिछले साल जनवरी में लगभग 792 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनमें धारा 55 के 242, धारा 57(1) के 318 एवं धारा 57(2) के लगभग 232 प्रकरण शामिल थे। हमने इन सभी लंबित प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए कार्यों की प्राथमिकता में शामिल किया एवं विभागीय स्तर पर एक कार्य योजना तैयार की गई एवं इसमें गति ला करके 31 जनवरी 2025 तक हमने 519 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया है और अब वर्तमान में 273 प्रकरण ही बाकी रहे हैं। विभाग के संज्ञान में जो भी गंभीर प्रकरण लाए गए और जिन दोषी अधिकारियों की मिली भगती थी, ऐसे प्रकरण में हमने अभियोजन की स्वीकृति भी दे दी है। 6 प्रकरणों में 11 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक अवशेषण हेतु अनुमति भी 17A में हमने प्रदान की गई है। 10 लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को हमने निलंबित भी किया है। 43 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 16 CCA के अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है एवं 7 अधिकारी के विरुद्ध 17 CCA में नोटिस देकर के उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिन क्रय विक्रय समितियों घोटालों में गबन की शिकायतें मिली है, उन कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई है। यही नहीं, विभाग में शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी गंभीरता देखते हुए राज्य स्तर पर एक टीम गठित कर उनकी जांच करवाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये 24 करोड़ की फसलें जो डकार गए 37 अफसर, उनमें से कई अफसरों को फील्ड पोस्टिंग दी हुई है। जैसे मुरली मनोहर अभी फलोदी में
अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने जांच करवाई थी, लेकिन वसूली नहीं हो पाई। मुरली मनोहर अभी भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जेतारण में 2019-20 में समर्थन मूल्य पे खरीद हुई। ठेका फर्म मुख्य व्यवस्थापक बाबूराम चौधरी खरीद केंद्र के प्रभारी मोहनलाल कुमावत ने 3 करोड़ 90 लाख के माल खुर्द-बुर्द कर दिया। बाबूराम वर्तमान में लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालौर में लगे हैं। तो मेरा आपसे पूछना है कि जो घोटालों में शामिल थे, ऐसे अफसरों को फील्ड पोस्टिंग क्या आपने दे रखी है? दे रखी है तो उनको कब तक हटाएंगे, और नहीं दे रखी तो बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा कुछ कर्मचारियों के बारे में मुरली मनोहर व्यास और बाबूराम चौधरी, मोहनलाल कुमावत, इनके बारे में बताया कि इनको फील्ड पोस्टिंग है। इनमें से मुरली मनोहर व्यास जो है वो नॉन फील्ड पोस्टिंग है, और ऐसे ही जो है बाबूराम चौधरी जो है वो विशेष लेखा में है। तो इनको किसी भी संस्था का विशेष जिम्मेदारी इनको नहीं दे रखी है, और हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी इन कार्यों में संलिप्त है उनके खिलाफ जांच करवाई जा रही है। अगर दोषी पाए जाने पर एफआईआर भी करवाई जा रही है, और अगर कोई अधिकारी उच्च अधिकारी पदस्थापन है तो उनकी आप जानकारी संज्ञान में लाएंगे। उनको हम नियमानुसार परीक्षण करके कार्रवाई करके उन पे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। श्री गोपाल शर्मा, श्री गोपाल शर्मा, प्रश्न संख्या 84। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 24 तक कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 पात्र आवेदन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 3 आवासों का निर्माण हो चुका है और 7 आवास निर्माणाधीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट है पर संलग्न है। खंड 2, उक्त योजना के लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट व पर संलग्न है। खंड 3, जयपुर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दिसंबर 24 तक कुल 183 आवासों का निर्माण हो चुका है तथा 53 आवास निर्माणाधीन है। विधानसभा क्षेत्र तथा वार्ड नंबर सहित संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। माननीय सदस्य। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक प्रश्न तो यह कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को जनता तक नहीं पहुंचने देने के लिए कांग्रेस के शासन में कोई षड्यंत्र हुआ? और दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जो 2023 तक चली और आवास योजना 2 जो 2024 से शुरू हुई, इसके अंदर कोई अंतर तो नहीं है? और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा, क्या उसकी जांच करवाने की कोशिश की जाएगी? मैं मंत्री महोदय से इन 2 प्रश्नों के जवाब चाहता हूं। और एक, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एससी के उप मुख्यमंत्री जी को देखकर जो बार बार लूली लगड़ी सरकार कहा जा रहा है, उस पर हमको घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम चरण में राजस्थान में कुल 2,88,550 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1,96,700 आवास ही अब तक पूर्ण हो पाए हैं
73,603 आवास अभी निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो अभी शुरू हुई है, उसमें योजना के तहत 23,882 नवीन आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 283.82 करोड़ का अंशदान आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी को योजना अवधि में दिया जाएगा। गत माह सितंबर 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लागू की गई है, जो कि वर्ष 2029 तक क्रियान्वित की जाएगी। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राशि रुपये 1.5 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 1 लाख, कुल राशि 2.5 लाख का अनुदान देय है। और इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि 2023-24 में 42,281 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से मात्र 10,545 आवास पूर्ण हुए हैं। 2022-23 में 89,165 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से केवल मात्र 20,178 आवास पूर्ण हो पाए हैं। 2021-22 में 33,531 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनके एवज में गत वर्ष का मिलाकर 32,913 आवास पूर्ण हुए हैं। और 2019-20 में 27,601 आवास स्वीकृत हुए थे। इस प्रकार 2,88,550 में से अब तक 1,96,700 आवास पूर्ण हुए हैं और 73,603 आवास आज की तारीख में निर्माणाधीन है। साथ ही मैं माननीय विधायक महोदय को ये बताना चाहूँगा कि सिविल लाइन क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में 3 आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं और 6 आवास निर्माणाधीन हैं। और उनके वार्ड नंबर 42 में 1 आवास निर्माणाधीन है। हवा महल में 8 नंबर वार्ड में 1 आवास पूर्ण हुआ है। वार्ड नंबर 13 में 5 आवास पूर्ण हो गए, 4 निर्माणाधीन हैं। और वार्ड नंबर 14 में 21 आवास पूर्ण हो गए, 3 आवास निर्माणाधीन हैं। सांगानेर में वार्ड नंबर 89 में 6 आवास पूर्ण हो गए, 91 में 1 आवास पूर्ण हो गया, 108 में 7 आवास पूर्ण हो गए, 111 में 1 आवास पूर्ण हो गया, 113 में 1 आवास पूर्ण हो गया और वार्ड नंबर 83 में 1 पूर्ण हो गया, 1 बकाया है जो निर्माणाधीन है। मालवीय नगर में 118 नंबर वार्ड में 1 आवास पूर्ण हुआ है और 124 में 9 आवास पूर्ण हुए हैं, 145 में 11 आवास पूर्ण हुए हैं, जोटवाड़ा में 58 नंबर में 40 आवास पूर्ण हुए हैं और 62 नंबर वार्ड में 61 आवास पूर्ण हो गए, 5 निर्माणाधीन हैं। विद्याधर नगर में वार्ड नंबर 1 में 13 आवास पूर्ण हो गए, 5 नंबर वार्ड में 1 आवास पूर्ण हो गया। आमेर में 3 नंबर वार्ड में 15 आवास निर्माणाधीन हैं और आदर्श नगर में 18 आवास निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार जयपुर शहर में कुल 183 आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं और 53 आवास निर्माणाधीन हैं। गत शासन में जो आवास स्वीकृत हुए 2,88,550 और 1,96,700 पूर्ण हुए हैं, 73,603 निर्माणाधीन है। उसके बारे में मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो इन आवासों को भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने की कार्रवाई शुरू करें। अगला प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़।
श्री मनोज कुमार सुजानगढ़, श्री घनश्याम, श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 54। माननीय मंत्री जी। खंड 1। जी हाँ, राज्य में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की अभिशंसा एवं विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार एक संकाय प्रारंभ किया जाता है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम संकाय प्रारंभ होने के पश्चात विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययन विद्यार्थियों के नामांकन एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त संकाय शुरू किया जाता है। राज्य की 11,304 ग्राम पंचायतों में स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित नहीं है। ग्रामीण अंचल में 2,394 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 1189 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय संचालित है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का निजी विद्यालय होने पर विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संचालित विद्यालयों का जिलेवार विवरण, परिशिष्ट पेपर एवं विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नवीन स्वीकृत किए गए विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का सत्रवार एवं जिलेवार विवरण, परिशिष्ट पेपर संलग्न है। प्रदेश में संचालित राज्य के विद्यालयों के प्राथमिक एवं शहरी क्षेत्र में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 अंतर्गत कुल विज्ञापित 6,000 पदों के विरुद्ध 5,583 प्राध्यापकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से विज्ञान के 419 एवं वाणिज्य के 130 प्राध्यापक हैं। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 में के विज्ञापित कुल 2,202 पदों में से विज्ञान के 403 एवं वाणिज्य के 340 पदों पर भर्ती की कार्रवाई विचाराधीन है। विभाग स्तर पर इसकी व्याख्याता की वर्ष 2021, 2022, 2023 की डीपीसी दिसंबर 2024 में आयोजित की गई। इसके चयनित कुल प्राथमिक विद्यालयों एवं 1023 व्याख्याता विज्ञान के हैं। उनके पदापद हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। यह हम 2023-24 व 2024-25 की डीपीसी उपरांत शहरी प्रतिस्थापन की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पहला मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे विज्ञान के युग में गरीब छात्रों को कला वर्ग के लिए मजबूर होना पड़ता है, फीस नहीं मिल पाती है, तो जो निजी विद्यालय हैं उनमें विज्ञान वर्ग की फीस बहुत होने के कारण गरीब छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार आने वाले समय में टीएसपी शहरिया क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगंज, शाहबाद जैसे ट्राइबल एरिया में आने वाले समय में विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है क्या? और 24-25 में जिस प्रकार विज्ञान और कॉमर्स की संख्याएं नहीं खुली, तो इस वर्ष वित्तीय 25 और 26 में आप संकाय खोलने का विचार हमारे रखते हैं क्या? बैठिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नवीन संकाय खोलने की बात की है। मैंने पहले ही बताया है कि विद्यालय में पहले एक संकाय खोला जाता है, फिर उस प्रकार से प्रतिवर्ष उसको क्रमोन्नत किया जाता है।